अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नैन अकेडमी। मुझे जैसे कि आप सबको मालूम है कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से नाहम जमात के नताइज का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया। अब बच्चों, जब हम जो है वो रिजल्ट्स देख रहे थे और तमाम बोर्ड्स की पासिंग परसेंटेज देख रहे थे तो ये काफ़ी शॉकिंग थी। मतलब इस साल जो है वो बोर्ड्स की जो पासिंग जो परसेंटेज थी वो 33% रखा था कि जिस बच्चे के फर्ज करें किताब का 100 नंबर का पेपर है, अगर 100 में से 33 नंबर उस बच्चे के आ जाते हैं तो वो पास है। अगर आप बच्चों इसको इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से कंपेयर करें तो पासिंग परसेंटेज जो है ये बहुत ही कम है, जो कि अगले साल जो है वो 40% हो जाएगी। तो बच्चों जो 33% पासिंग परसेंटेज है बहुत ही कम है। और हमारा अलमिया ये है कि हमारे जो पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, जब हम उनका रिजल्ट देख रहे थे बच्चों, तो हमें ये देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये पासिंग परसेंटेज भी अचीव ना कर सके। अब बच्चों, अगर हम देखें सब ओवरऑल रिजल्ट का जायजा लें तो सबसे ज्यादा जो पासिंग रेशो है स्टूडेंट्स की वो डेरा गाजी खान बोर्ड में है, जिसमें 57% के करीब जो है वो बच्चे पास हैं। और बच्चों बाकी बोर्ड्स में कुछ बोर्ड्स के जो हैं वो एक दो बोर्ड्स के 50% से ऊपर है, और बाकी बोर्ड्स की जो स्टूडेंट्स की पासिंग रेशो है वो 50% से नीचे है। और ओवरऑल तमाम बोर्ड्स के बच्चों को कंबाइन किया जाए तो बच्चों पासिंग रेशियो जो स्टूडेंट्स की है वो 50% से कम है। मतलब बच्चों हर 100 में से 50 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि 33% मार्क्स जो हैं वो अचीव करने में नाकाम रहे हैं। अब बच्चों आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? अगर टीचर्स सुन रहे हैं, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो आप लोगों ने इस पे जहन में रखना है, इसको जहन नशीन कर लेना कि आखिर इसकी वजूहात क्या है। रिजल्ट आ तो जाता है, हम उसको देख लेते हैं, अच्छा ये है, उस पर थोड़ा सा जो है वो दुख का इजहार भी कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो कॉजेज हैं, उसकी जो रूट कॉज है उसको जानने की कोशिश नहीं करते, उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। तो बच्चों मैंने जो है वो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में अपने नाकिस मुशाहिदात की बुनियाद पर कुछ चीजें जो है जिनका मैंने मुशाहिदा किया, वैसे तो बहुत सारी बेशुमार चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो बड़ी अहम चीजें हैं जो मैंने अपने नाकिस मुशाहिदे से जो है वो ऑब्जर्व की हैं बच्चों, तो मैं वो आप लोगों के सामने जो है वो रखूंगा। बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर कम आने की जो सबसे बुनियादी रीजन है, ठीक है, वो स्कूल या अकेडमी पे आयद नहीं होती, वो आयद होती है पेरेंट्स के ऊपर। क्योंकि जब तक पेरेंट्स का जो चेक एंड बैलेंस नहीं होगा आपका बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकता। आपको बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। आप चाहे उसे अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर भेज रहे हैं, चाहे आप उसको अच्छे से अच्छे एकेडमी के अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि अभी आपका बच्चा जो है वो 9th क्लास के अंदर है, और 9th क्लास जो है वो बुनियादी बेसिक क्लास है। अभी बच्चा जो है वो बिल्कुल मैच्योर नहीं हुए होते, और जाहिर सी बात है इस एज में जो मोबाइल का दौर है, पढ़ने का दिल किसका करता है? हर एक का दिल करता है कि जो है वो पढ़ाई से जान छूटे और इधर उधर की जो एक्टिविटीज के अंदर जो है वो मैं इन्वॉल्व हूं। तो अब इस केस के अंदर जो सबसे अहम जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की तरफ से आयद होती है। तो वालिदैन का चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। हमने अब देखा, जब हम पढ़ते थे हमारे साथ स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी जगहों से जो है वो डिग्रीज कर रहे हैं। मतलब उनके पेरेंट्स होते, कुछ पेरेंट्स होते वो हर हफ्ते स्कूल जाया करते थे, हर हफ्ते जो है वो अपने बच्चे की रिपोर्ट लेते थे। अच्छा इस हफ्ते मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, इस हफ्ते मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, उसने क्या इंप्रूवमेंट की है, उसकी कोई कंप्लेन तो नहीं है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि कम से कम जो है वो एक माह के अंदर एक मरतबा तो लाजमी बच्चे के स्कूल या अकेडमी का विजिट करें और वहां पे जाके बच्चे की कारकर्दगी के बारे में जायजा लें, ताकि आप लोगों को पहले से पता हो कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, पढ़ाई में जो है उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो कितने मार्क्स जो है वो ले रहा है, और बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी इसकी किस कदर जो है वो बेहतर है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वालिदैन पर आयद होती है। लेकिन आज की इस बिजी रूटीन के अंदर वालिदैन जो है वो भी बच्चों पर जो है वो सही तरह से तवज्जो नहीं दे पाते। वालिदैन समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर भेज दिया, अच्छी एकेडमी के अंदर भेज दिया, तो बस हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। नहीं, यहाँ पे आपका फर्ज जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं होता। आपको बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, और स्पेशली अगर घर में कोई बड़ा है तो आपको घर में उसकी जिम्मेदारी लगानी पड़ेगी कि बच्चे से आप जो है वो डेली का काम सुने, बच्चे पे जो है वो आपने गौर करना है। आप जब तक घर में चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे आपका बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकता। तो सबसे अहम जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन पर आयद होती है। दूसरे नंबर पर बच्चों कुछ हमारे यहाँ कुछ नेग्लिजेंस होती है टीचर्स की तरफ से। अब अगर बच्चा जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो कम से कम उस्ताद को चाहिए, जो कि ज्यादातर इदारों के अंदर होता भी है, कि वालिदैन को इन कॉन्टेक्ट लें, वालिदैन को इन्फॉर्म करें कि आपके बच्चा जो है वो नहीं पढ़ रहा। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा जो है कुंद ज़हन होता है या वो डल होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है वो ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है। अब उस दिमाग को किस सिमत के अंदर यूटिलाइज करना है ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो बच्चा जिसको आप पढ़ाई में कुंद ज़हन कह रहे हैं कि नहीं पढ़ता, हो सकता है कि वो मोबाइल यूजेज के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर
اور دوسری چیزوں کے اندر بچوں کو اپنے ذہن کو زیادہ انوالو رکھتا ہو, گیمنگ کے اندر وہ اپنے آپ کو زیادہ انوالو رکھتا ہو, ان چیزوں میں بہت اچھا ہو, تو دماغ سب کے پاس ہے, صرف اس سمت کے اندر یوٹیلائزیشن کا فرق آتا ہے کہ اس سمت کے اندر یوٹیلائز اسے کون کتنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بس کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے بچے کی اٹینشن کو وہاں سے ڈائیورٹ کر کے اس کی کچھ اٹینشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھائی کی طرف لے کر آنی ہوتی ہے. تو اس کیس میں یہاں پہ ٹیچرز کی کچھ جو ہے وہ نیگلیجنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. باقی بچوں کو جو بچوں آپ کو موٹیویشنلی گائیڈ کرنا پڑتا ہے, بچوں کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ 9th کلاس کی آپ لوگوں کے لیے کیا اہمیت ہے. ہمارے یہاں پہ بچوں کو 9th کا پتہ ہی نہیں ہوتا, انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ 9th کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے, 9th کی اہمیت کیا ہے. تو آپ لوگوں کو بچوں بتانا پڑے گا بچوں کو کہ 9th کلاس کی اہمیت یہ ہے کہ آگے 9th 10th کی آگے آپ یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے تو آپ لوگوں کی اس کی ویٹیج ہوتی ہے, اس کے مارکس کی ویٹیج ہوتی ہے, کہیں پہ آگے جابس کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی اس ڈگری جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. آپ لوگوں کو بچوں کے اس کی اہمیت کا اندازہ کروانا ہوگا. بچوں اس کے بعد جو ایک اور بڑی وجہ ہے ہمارے یہاں پہ آج کل جدید جو دور ہے, یہاں پہ موبائل کا اوور یوزج بہت زیادہ ہے. مطلب بچے جو ہے وہ جیسے ہی 7th 8th سے ہوتے ہیں وہ موبائل کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, اور 9th 10th بچوں کا پڑھنے کا جو یہ سمجھے بچوں کے پڑھنے کا یہ ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس ٹائم پہ بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان موبائل کے اندر ان کا یوزج زیادہ ہوتے ہیں, گیمنگ کے اندر ان کا یوزج زیادہ ہوتے ہیں, اور ارریگولر سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں موبائل میں. حالانکہ یہ ان کا سب سے بہترین ٹائم جو ہے انہیں اسٹڈی کو دینا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موبائل کو آپ اوائڈ کریں یا موبائل سے جو ہے وہ بچے کو دور رکھیں, موبائل بچے کو دیں کیونکہ آج کل یہ ضرورت بن چکا ہے, تو آپ بچوں کو دیں لیکن اس کی لمیٹیشن لگائیں, اس کے اوپر ایک ٹائم لمٹ لگائیں کہ آپ نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے آپ نے استعمال کرنا, باقی آپ نے ہمیں پڑھ کے بھی دکھانا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ اس قسم کا کوئی سین نہیں ہے, بچے کو جو ہے وہ موبائل دیا ہوا تو وہ اسے بس کھلے ہاتھ چھوڑا ہوا ہے کہ جتنا مرضی استعمال کی جائے. تو اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ بچے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ امیچور ہیں. ٹھیک ہے, اب انہیں نہیں پتا کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے اچھے کے لیے, کون سی چیز ہمارے برے کے لیے. تو یہ فرض عائد ہوتا ہے والدین کے اوپر, اساتذہ کے اوپر, جو گھر کے بڑے ہیں ان کے اوپر, کہ وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو مینج کریں. اس کے بعد کچھ بچے کی اپنی نیگلیجنس ہوتی ہے. اب ہم نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کہ ویک ہوتے ہیں پڑھائی کے حوالے سے, جو ہے ویک ہیں پڑھائی, ویک سے مراد میرا یہ ہے کہ پڑھائی پہ کم دھیان دیتے ہیں وہ. اب بچے جو پڑھائی پر کم دھیان دیتے ہیں, اب بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں, اب اس کی الگ الگ سے وجوہات ہیں. اب اس کی بہت بڑی وجہ میں نے دیکھی ہے, میں نے اپنے کیریئر کے اندر دیکھی ہے. اکثر والدین کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو 6 سے ہٹا کے 7th کروائی, 7th ابھی آدھی بھی نہیں کرواتے اور اسے 9th میں لا کے رکھ دیتے ہیں. اب ہمارے یہاں 8th کلاس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا, جیسے 8th کلاس جو ہے یہ تو فضول ہے. اگر 8th کلاس فضول تھی تو اس کو رکھا کیوں درمیان میں, ڈائریکٹ 7 کے بعد 9 رکھ دیتے. 8th کلاس میں بچے کو پھر رکھا ہی کیوں؟ تو 8th کلاس بچوں ہمارے یہاں پہ والدین اور اساتذہ کی طرف سے جو ہے وہ بالکل ہی اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اگنور کر دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت کوئی وقت نہیں ہے. حالانکہ 8th کلاس میں بچوں کی مینٹلی میچوریشن ہو رہی ہوتی ہے 9th کلاس کے لیے. 8th کلاس تک بچے 7th کلاس تک بچے سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ آپ 7 سے لا کے انہیں 9th میں بٹھا دیتے ہیں تو 9th میں بایولوجی الگ ہے, کیمسٹری الگ ہے, فزکس الگ ہے. اب ایک سائنس کی 3 کتابیں بن گئی ہیں. اب بچے کو ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے. تو مینٹلی میچیورنس بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے بس ٹھیک ہے 7th میں, اب اس کو 9th میں ڈال دیتے ہیں, 9th میں 2 سال لگوا دیتے ہیں. لیکن 9th میں 2 سال لگوانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, مطلب اتنا کوئی ہیکٹک سلیبس نہیں ہے 9th کا کہ آپ اسے 2 سال لگوا کے ٹھیک ہے آپ اس کی کوئی بہتر اس سے کارکردگی لے لیں گے. تو اس چیز کو اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ بچوں کو 7th کے بعد 8 پری 9th ضرور کروائیں آپ, لیکن 2 سال 9th میں نہ لگوائیں, پری 9th آپ ضرور کروائیں. مطلب 8 کلاس کے بچوں کو آپ جو ہے وہ آدھا سال پڑھائیں, 8 کلاس ساری نہ پڑھائیں تو ان کی کم از کم میتھس, انگلش, سائنس ٹھیک ہے اور اردو وغیرہ, اسلامک اسٹڈیز وغیرہ, ان کچھ سبجیکٹس تو بچوں کو لازمی پڑھائیں تاکہ بچوں کا جو ہے وہ مینٹلی میچیور ہو سکے 9th کلاس کے لیول تک پہنچنے کے لیے. ہم نے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو 9th کلاس میں آ تو جاتے ہیں, لیکن یقین کریں انہیں انگلش صحیح طرح سے پڑھنی نہیں آ رہی ہوتی, اور اوپر سے ظلم یہ کہ ان بچوں کو بچے پڑھ بھی انگلش میڈیم میں رہے ہوتے ہیں, انگلش میڈیم کے اندر وہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ہم اپنی طرف سے, میں نے اپنے کیریئر کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا. میں نے کہا بچے آپ کم از کم جو ہے وہ ابھی اردو میڈیم میں رکھ لیں, اب انگلش میڈیم آپ نہ پڑھیں کیونکہ ابھی آپ کی انگلش بہت ویک ہے, اور آپ 9th کلاس میں آپ کے ایگزامس ہونے والے ہیں, تو آپ جو ہے وہ اردو میڈیم رکھیں تاکہ آپ کو چیزوں کی آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو. تو جب آپ اردو میڈیم میں آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ جو ہے وہ انگلش میڈیم FSC کے اندر جا کے آپ انگلش میڈیم پڑھ سکیں گے آرام سے. لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے نا اردو میڈیم سمجھا جاتا ہے کہ اردو میڈیم وہ بچے رکھیں گے جو کہ کمزور بچے ہیں, ٹھیک ہے, انگلش میڈیم جو ہے وہ اچھے بچے رکھتے ہیں. لیکن جب آپ کا بورڈ کا رزلٹ آتا ہے, ایک بچہ اردو میڈیم کے ساتھ 1200 میں سے اس نے فرض کریں کہ 1100 نمبر لے لیے ہیں, اور ایک انگلش میڈیم کے ساتھ 1200 میں سے 1000 نمبر لیا ہے بچوں نے, تو کیا اس انگلش میڈیم والے کے 1000 کی زیادہ وقت ہوگی؟
بالकुल भी नहीं, सिर्फ मार्क्स लिखे जाते हैं. उर्दू मीडियम में लिया है, इंग्लिश मीडियम में लिया है, ये तो आपकी डिग्री के ऊपर भी नहीं लिखा होता कहीं पे बच्चा जो था ये इंग्लिश मीडियम का था, उर्दू मीडियम के इसने पेपर्स दिए, कहीं पे नहीं लिखा होता बच्चों ये. तो सिर्फ आप लोगों ने अपनी कारकर्दगी को देखना है. तो अगर आप लोग जो है इस चीज में कमजोर हैं तो इस चीज में आपने बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी कि आप लोग जो है वो बच्चों को उर्दू मीडियम जो है वो रखवाएं. अगर बच्चे इंग्लिश में कमजोरी आती, इंग्लिश में सही तरह से उन्हें सबक याद नहीं होता, उर्दू में कम से कम ये है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होंगे, उसका कोई जहन तो खुलेगा. इंग्लिश बच्चों को पढ़नी नहीं आ रही होती और उन चीजों में इतने लंबे लंबे सवाल होते हैं 9th क्लास के अंदर जो बच्चों को याद करने के लिए दे दिए जाते हैं, बच्चे उनको रट्टा लगाते रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स उनको बिल्कुल भी नहीं होते, जीरो कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, और रट्टा लगाते रहते हैं, उन्हें फिर यही नहीं पता. तो जब पेपर में लिख रहे होते हैं एक टॉपिक एक लाइन लिख रहे हैं, उससे ऊपर वाली टॉपिक एक लाइन लिख रहे होते हैं, फिर उससे नीचे वाले टॉपिक एक लाइन लिख रहे होते हैं, तो इस तरह टॉपिक्स को मिक्स करके लिख रहे होते हैं. तो ये तो हालात है हमारे. तो आप लोगों ने इस चीज के ऊपर गौर करना है कि बच्चों को उर्दू मीडियम रखने के ऊपर बच्चों आप लोग जो है वो इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें, बच्चों उर्दू मीडियम रखें ताकि उन बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट आए. उर्दू मीडियम में रखने का फायदा ये होगा कि कम से कम बच्चा जो है वो कुछ बेहतर नंबर तो ले लेगा, फेल तो नहीं होगा, सप्ली तो उसकी नहीं ना आएगी, कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर परफॉर्म कर लेगा, कुछ बेहतर स्कोर कर लेगा वो बच्चा. हमने अपने कैरियर के अंदर बहुत सारे जो है वो ऐसे केसेस देखे हैं. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली जो है वो इनकरेज किया, लेकिन वालिदैन की तरफ से इस चीज को जो है वो मना किया जाता नहीं, हमने तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, जिसका रिजल्ट हमें फिर इस सप्लीज की शक्ल में देखने के लिए मिलता है. ठीक है, आपने इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है. उसके बाद बच्चों को आप लोगों ने ना कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेके आए बच्चों को, मतलब एक चीज ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब टीचर्स को चाहिए कि वो अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करें, इस तरह से प्रिपेयर करें कि आप बच्चों को एंगेज करें. हमारा ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्लास के अंदर जो है वो 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो टीचर जो है व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर दे रहा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो तवज्जो है व्हाइट बोर्ड की तरफ नहीं होती, वो अपनी एक्टिविटीज के अंदर मशगूल होते हैं. तो अब इस केस में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लास में तमाम बच्चों को जो है वो एंगेज करे. एंगेज करने से मुराद ये है कि आप जो है वो व्हाइट बोर्ड पे चीजों को समझा रहे हैं, समझाएं, और लेक्चर के एंड पर आप कुछ क्वेश्चंस रख लें कि ये मैंने लेक्चर के एंड पे आप लोगों से चीजें पूछनी है. ठीक है, जब आप इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज रख लेंगे लेक्चर के एंड पे, तो कम से कम बच्चे आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे. तो उसके अलग अलग जो है वो तरीकाकार हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो है अपनी क्लास के हिसाब से उन चीजों को सोच समझ कर अप्लाई कर सकते हैं. तो बच्चों को एंगेज रखा करें ताकि बच्चे जो है वो लेक्चर को कुछ ना कुछ सुने. लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चे लेक्चर सुनते नहीं है, घर जाके जब इतना लंबा लेसन उन्हें याद करना पड़ जाता है तो उन्हें जाकर उन चीजों की बिल्कुल समझ ही कोई नहीं आती, और फिर जो है वो क्रैमिंग उनसे ज्यादा याद भी कोई नहीं होता. तो सबसे बड़ी वजह जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. इसके अलावा ज्यादातर बच्चों की सप्लीज जो है मैथ के अंदर आती हैं, तो मैथ्स में बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाएं. ठीक है, वालिदैन की जिम्मेदारी लगवाएं. स्कूल में टीचर्स हैं वो तो प्रैक्टिस करवाते ही करवाते हैं, घर में जाके बच्चा जब तक मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक बच्चा जो है वो मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा जो है वो स्कोर नहीं कर सकता. तो आप लोगों ने इन तमाम चीजों को जो है वो ध्यान रखना है. ये कुछ बेसिक रीजन है जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है वो इन पॉइंट्स की जो है वो कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक दो पॉइंट्स और बता देता हूं. हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई की तरफ उनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं होती. अब वो बच्चे जो है वो साइंस पढ़ रहे होते हैं और फिर ऊपर से जुल्म ये कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं. तो आप जो हैं वो बच्चे जो आप टीचर्स को या पेरेंट्स को नजर आ रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं ये स्कोर नहीं कर सकते, तो आप उन बच्चों को बेहतर आर्ट्स रखवा दें ताकि वो बच्चे अच्छा स्कोर कर लें. आर्ट्स को हमारे यहाँ पे समझा जाता है कि आर्ट्स जो है तो है ही बहुत बुरी चीज, ये तो नालायक निकम्मे बच्चे रखते हैं. हालांकि आर्ट्स के बाद हमने कितनी ही ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो आर्ट्स के बाद करके सिंपल एफए करते हैं, एफए के बाद जो है वो आगे बीए इंग्लिश कर लेते हैं, बीएस इंग्लिश कर लेते हैं, और उसके बाद बच्चों आगे जो है वो अपनी सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं. उसके बाद एफए करने के बाद वो एलएलबी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू कर देते हैं. तो आर्ट्स के बाद भी काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं. तो ये आपने बच्चे की कैपेबिलिटी को देखकर बच्चे की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, तो बच्चे की काउंसलिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है. तो ये कुछ जो थे वो निकात थे जो मैंने जरूरी समझा कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं. इसके अलावा और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं और जो आप लोगों को लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स भी होने चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं ताकि बाकियों को इससे जो है वो फायदा हो और बाकी चीजों को जो है वो अडॉप्ट करके इन चीजों को बेहतर बना सकें. इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही. अगर इस हवाले से आप जो है कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं. ये मेरे अपने पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के सामने रखे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो फायदेमंद रही होगी. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज.